बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का इम्पोर्टेंट ओपिनियन है वो एक्सप्रेस ट्राइब्यून से हमने लिया है। और आपके सामने है जो आज का इम्पोर्टेंट ओपिनियन है, जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बाद एक्सेप्शनलिज्म, अग्रेशन, ब्रेजन और हाइपोक्रेसी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड विदाउट शेम। ठीक है। सो इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है एक क्रम्बलिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। और वो क्रम्बल क्यों हो रहा है अकॉर्डिंग टू राइटर? कि वो अपनी ही मुनाफिकत के नीचे क्रम्बल हो रहा है, गिर रहा है। वो मुबालिक, वो कंट्रीज जो दुनिया को इंसानी हकूक और जमहूरियत की तबलीग कर रहे थे और आज भी वो करते हुए आपको दिखाई देंगे, बट वो बड़े पैमाने के ऊपर कत्ले आम की पुष्टपनाही भी करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये सब कुछ ओपनली हो रहा है, और इस सब के लिए किसी भी जो ऐसी ममालिक जो इंसानी हकूक की आपको उसके ऊपर लेक्चर दे रही होती हैं, वो इसके लिए मस्जिद ख्वाह भी नहीं है। ऐसी दुनिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी है तो पावर की हुक्मरानी है, और पावर भी ऐसी जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है, जहां पे जस्टिस और पीस को कत्ल कर दिया गया है। बेसिकली यही वो वेस्ट की हाइपोक्रेसी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त क्योस क्रिएट हो रहा है। और इसी वेस्ट की हाइपोक्रेसी को जो राइटर हैं वो हाईलाइट करते हैं, और इसी में वो ये भी बात करते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। और उस वक्त भी जो उस आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो लीग ऑफ नेशन बनी थी वो भी इसी तरह से क्रम्बल हुई थी, क्योंकि उस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर वो लीग ऑफ नेशन थी। राइटर कहते हैं कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया तो उसके बाद जो इसराइल का रिस्पॉन्स था वो सैवेज, ब्रिटिश और विद विदाउट रिस्ट्रेंट वो रिस्पॉन्ड था। बिल्कुल ऐसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि जैसे वो यहाँ पे रहने वाले जो गाजा में रहने वाले लोग थे वो इंसान ही नहीं है। एक ओवरवेलमिंग फोर्स के तौर पे रिस्पॉन्स थे। और गाजा के ऊपर इतनी बम्बार्डमेंट की गई कि इतनी बम्बार्डमेंट तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुई। और फिर रिसेंटली जो उसने अटैक किया ईरान के ऊपर, और इससे पहले राइटर ने इस चीज को नहीं मेंशन किया हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से जब शाम में सीरिया में जब रिजीम चेंज हुआ है तो उस वक्त इसराइल ने एक एक दिन में 200+ अटैक किए हैं वहां पे। और जितने भी असले के डिपो थे वो सारे के सारे तबाह कर दिए। उसकी जितनी भी कैपेबिलिटी थी कि अगर वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कर भी सकता था किसी आगे फ्यूचर में जाके, वो भी खत्म की है उसने। और एक रीजनल जो पावर के तौर पे उभर के सामने आया वहां, इसी तरह से लिबनान में हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप तक उड़ा के रख दी। सो इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि ईरान एक वीक पोजीशन में। असल में ये जो हम बात कर रहे हैं ये गाजा या ईरान की बात नहीं है, बल्कि जो 9/11 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया, ठीक है, जिसमें पावरफुल कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई जिसको हम टेररिज्म कहेंगे बस वही टेररिज्म काउंट होगा, जिसको हम विक्टिम कहेंगे वही विक्टिम काउंट होगा, और जिसको हम कहेंगे वही जस्टिस डिजर्व करेगा। दिस इज आयरनी ऑफ द पावर डायनामिक्स। जो लॉ को अपहोल्ड करने की बात करते थे वो आज उसी लॉ को दफना रहे हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि बेसिकली मोरालिटी की डेथ हो चुकी है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड। जो एक इंटरनेशनल वैल्यूज स्टैंडर्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड ने सेट किए थे वो अपनी ही हाइपोक्रेसी के अंदर उसने कत्ल कर दिए। आज के दौर में जो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी जो है वो जस्ट एम्पटी स्लोगन्स रह गए, जस्ट वर्ड्स रह गए। हम आज भी
वेस्ट से एक्सट्रीमिज्म के ऊपर लेक्चर सुनते हैं, लेकिन जब इसराइल बॉम्ब गिराता है हॉस्पिटल्स के ऊपर और गाजा के बच्चों को कत्ल कर देता है और लेबनान के हॉस्पिटल्स तक को नहीं छोड़ता, तो उसके बाद वेस्ट का क्या बयान सामने आता है कि ये वो सेल्फ डिफेंस में कर। सो अपेरेंटली अगर आप पावरफुल हैं तो सिविलियंस को कत्ल करना एक जस्ट एक पॉलिसी है। दूसरी तरफ अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जिसको पाकिस्तान में तो आपको पता है मैन ऑफ पीस तक डिक्लेयर कर दिया है और नोबेल प्राइज के लिए भी इंडोर्स कर दिया है, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई नई वॉर स्टार्ट नहीं करूंगा। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जितनी भी वॉर्स हैं उनको मैं एंड करूंगा और जो डीप स्टेट है उसका खात्मा करूंगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसने ही डिडंट रिफॉर्म एनीथिंग। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि गेम चल रही है, सेम गेम है और उसमें जस्ट जो प्लेयर है वो नया है। दूसरी तरफ आपको पता है G7 का जो सबमिट हुआ कनाडा में, उसमें जो एक रिच डेमोक्रेसीज का क्लब था और वो एक डेकेड से इस वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रही हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो लॉ की बात करते हैं, जो पीस की बात करते हैं, लेकिन आज वही G7 का क्लब, जिनको डेमोक्रेसीज का क्लब कहा जाता है, जो दुनिया को ह्यूमन राइट के ऊपर, लॉ के ऊपर, पीस के ऊपर लेक्चर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने जो पीसफुल रेजिस्टेंस थी पैलेस्टीनियन की उसको कंडेम किया। इसराइल की जो एयर स्ट्राइक्स थी उसको चीर किया वहां, और जो वहां पे उसने मोर देन 60,000 सिविलियंस को कत्ल कर दिया है, उनको शहीद कर दिया है। उनको अबैंडन करने के लिए, उनको कंडेम करने के लिए उनके पास वर्ड्स ही नहीं थे। इवन दो जो रिसेंट अटैक हुआ, जो रिसेंट इसराइल एक एग्रेशन दिखाई अगेंस्ट ईरान, तो उन्होंने ईरान को इंस्टेबिलिटी की जड़ करार दी। और इसराइल ने जो मिसाइल्स फायर किए और विदाउट एनी एविडेंस, नो लीगल बैकिंग एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस। इवन दो इस रिसेंट G7 के समिट में जो जर्मन चांसलर थे फ्रेडरिक मर्स, वो तो इसराइल की सपोर्ट में बहुत आगे निकले। उन्होंने कहा जी कि इसराइल ने जो किया बहुत अच्छा था, और यहां तक उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया कि अब ईरान में जो गवर्नमेंट है, स्पेशली जो रिजीम है, वो भी चेंज होगी। इज दिस डिप्लोमेसी? ये तो आप कोई बैलेंस रोल तो प्ले नहीं कर रहे हैं, ये तो आप एक के पलड़े में सारी की सारी सपोर्ट डाल रहे हैं और दूसरे को आप गालियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ राइटर ने आज की यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल न्यू लीग ऑफ नेशन करार दिया। उन्होंने कहा जी कि दुनिया में इस वक्त हर तरफ जंग लगी हुई है, वेयर इज द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ऐसे ही फेल हो चुकी है जैसे लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई है तो आपको पता है किस तरह से उससे पहले भी लीग ऑफ नेशन हिटलर की कितनी सारी जो मामला थे उसको इग्नोर करती आ रही थी, अपीसमेंट की पॉलिसी अपनाई हुई थी। जिन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है डेफिनेटली, या जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पढ़ी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सिक्वेंस कॉजेस क्या थे, उनको इन चीजों का पता होगा। और फिर जब उसने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया और फिर जब अपने ऊपर बात आनी शुरू होगी तो वहां पे जाकर उनको पता चला, ओ हो ये तो अब बात आगे निकल गई है। इसी तरह से जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है तो वहां पे भी हमें यही दिखाई देता है कि वेस्ट एक डबल स्टैंडर्ड रखता है। वेस्ट की एक न्यूक्लियर हाइपोक्रेसी नजर आती है हमें। तो राइटर ने कहा कि रिसेंटली एक आर्टिकल में वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये आर्गुमेंट दिया गया कि इंडिया, यूएस और इसराइल ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने में जो एक स्पेस दी, वो एक बहुत बड़ी गलती थी।
तो इसलिए ईरान को रोकना इस वक्त बहुत अर्जेंट है। जबकि हम जब पाकिस्तान में, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। रिसेंटली जो मलिहा लोधी ने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था और उन्होंने ये बात की थी कि उस वक्त मेरी अपनी जो ड्यूटीज थी वो परफॉर्म कर रही थी, और बीइंग अ डिप्लोमेट मुझे पता था कि कितना प्रेशर है उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, और इवन दो ब्यूरोक्रेसी की, स्पेशली जो फॉरेन लेवल की ब्यूरोक्रेसी। इट वॉज नॉट अ गिफ्ट, it was earned by scientists under sanctions and pressure। जबकि दूसरी तरफ कोई भी क्वेश्चन करने को तैयार नहीं है कि इसराइल ने और इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब कहां से हासिल किए, और दोनों कंट्रीज ने अभी तक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी साइन नहीं किया। पाकिस्तान को भी डेमोनाइज किया जाता है, ईरान को भी थ्रेटन किया जाता है, और इसराइल के पास जो 100 न्यूक्स हैं वो कहा जाता है जी वो तो प्रोटेक्टेड है। ये जो ब्लाइंड एक्सेप्शनलिज्म है is pushing the world closer to an other nature conflict। जिसमें आप एक कंट्री को तो कंप्लीटली बैक कर रहे हैं, उसकी अग्रेशन को भी आप बियर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इवन दो उसकी अग्रेशन को आप डिफेंड कर रहे हैं, उसको पनिश भी नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आपने एक कंप्लीट न्यू पॉलिसी रखी हुई। सो राइटर ये कह रहा है कि ये जो मामला है इसराइल और ईरान के दरमियान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है कि अगर इसमें चाइना और रशिया इस मामले में कूद जाते हैं तो डेफिनेटली ये फिर रीजनल लेवल का मामला नहीं रहेगा, ये इंटरनेशनल लेवल का मामला रह जाएगा। और फाइनली हम सबको पता है जब भी वॉर होती है तो उसमें जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो एक प्राइस पे करते हैं। और ये स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2। तो क्या हम इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही हैं? क्या हम इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ स्ली वॉकिंग कर रही हैं? क्या हिस्ट्री रिपीट कर रही है खुद को? तो जब तक दुनिया में जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इनको पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया जाता तो पीस विल रिमेन अ फैंटेसी। जी बच्चों, समझ आई इसकी? हाँ जी। यस प्लीज जी मुझे सर। लिख के बताइएगा जी, लिख के बताइएगा मुझे। मैंने आपको बताया मैंने हैंड फ्री वगैरह नहीं यूज की हुई, ना ही एयरबॉड्स लगाए हुए हैं, तो लिख के मुझे बताइएगा। ओके 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 ओके। अच्छा जी। इसी तरह से सेकंड हमारा जो आर्टिकल है जी, वो है जी डॉन से। मैं जरा उसके ऊपर बात करने से पहले अ, ये जो बच्ची ने सवाल किया था कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, बेटा ये सादा से वर्ड्स में आपको पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं मिसाल के तौर पे आजकल अगर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो लिखा जा रहा है वो यही ईरान और जो इसराइल का एग्रेशन है उसी के ऊपर लिखा जा रहा है। और ऑलमोस्ट जो इसमें आर्गुमेंट्स होते हैं वो जस्ट 19-20 का फर्क होता है, बाकी साहब ने वही सेम आर्गुमेंट्स दिए होते हैं। वही एक इंट्रोडक्शन दिया होता है जिसमें बताया गया होता है कि कब अटैक किया, ठीक है, समटाइम एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दे के उसको लिंक किया गया होता है और फिर उसकी लोकेशन बता दी होती है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली आप उसके एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो वही बातें पता चलेंगी, 2 आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो वही
पता चलेंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप क्विकली पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके पास पर्सपेक्टिव्स इनहेंस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको, फॉर एग्जांपल इसी में एक आर्टिकल है जी, ये वाला आर्टिकल है जी, न्यू लिबरल एंटी पुअर ह्यूब्रिस। ठीक है। अब इसमें डेफिनेटली जो बात हो रही है वो, एक सेकंड सर,